हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर स्वाति सोनी गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। अपन पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल में टॉपिक एडजॉर्प्शन एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म, जिसके अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। अपन पढ़ेंगे आज अधिशोषण। तो पहले देखते हैं अपन एडजॉर्प्शन होता क्या है। ठोस या द्रव का वह गुण जिसके कारण वे गैस या घुलित पदार्थ को जो कि उनके संपर्क में आते हैं केवल सतह पर सांद्रित कर लेते हैं। यानी कि एडजॉर्प्शन या अधिशोषण होता है, ये केवल आपकी एक सरफेस फिनोमेना है, यानी केवल ये सतह पर ही होती है। जैसे कि अगर अपन देखें किसी चौक के जैसे कोई चौक है अपने पास, उसको अगर अपन इंक के अंदर डुबोते हैं तो क्या होता है, वो जो इंक है वो चौक के अंदर फैल जाती है, यानी चौक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चौक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है का क्या मतलब है, अगर अपन उस चौक को तोड़ कर देखते हैं तो क्या होता है, वो अंदर तक क्या होती है, ब्लू हो जाती है। लेकिन एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ये तो एब्जॉर्प्शन हुआ कि उसने पूरी अंदर तक उसे अवशोषण कर लिया है, वो पूरी अंदर तक ब्लू हो गई है। लेकिन अगर चौक उसे केवल अपनी सरफेस पर ही एड्जॉर्ब करे तो वो क्या कहलाएगा, अधिशोषण कहलाएगा। और चौक को तोड़ने पर क्या होगा, चौक बाहर की तरफ से तो क्या दिखेगी, अपन को ब्लू दिखेगी, लेकिन अंदर की तरफ से वो क्या रहेगी, वाइट ही रहेगी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो ये अंतर होता है अधिशोषण और अवशोषण में। अवशोषण जो है वो पूरी अंदर तक एब्जॉर्ब किया जाता है, और अधिशोषण क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, केवल बाहरी सतह पर ही अवशोषण होता है, जिसे कि अधिशोषण कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा है, ठोस या द्रव का वह गुण जिसके कारण वे गैस या घुलित पदार्थ को जो कि उनके संपर्क में आते हैं केवल सतह पर सांद्रित करते हैं। एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड विच सरफेस टेकिंग and the gases or dissolved substance which it is brought to contact called adsorption। तो जो केवल उनके कांटेक्ट में आते हैं और उनकी सरफेस पर ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, अपन एड्सॉर्प्शन कहेंगे। अब तीन चीज़ें होती है, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन, अधिशोषण, अवशोषण और शोषण। तो जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका मान लीजिए, सेल मान लीजिए कोई भी, तो इसके अंदर क्या होता है, अधिशोषण तो आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि क्या है, केवल सरफेस पर ही क्या हो रहा है, जो अणु आकर जुड़ रहे हैं। अवशोषण में क्या है, सरफेस पर भी है और अंदर की तरफ भी है। और शोषण में क्या है, सरफेस पर ज़्यादा है, अवशोषण में तो क्या है, पूरी सतह पर हो गए, अंदर भी बाहर भी। लेकिन शोषण के अंदर क्या है, शोषण में होता है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि सरफेस पर भी काफ़ी सांद्रता रहेगी और अंदर की तरफ भी काफ़ी सांद्रता रहेगी। तो अपन अंतर देख लेते हैं कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है। पहले एक बात बता देती हूँ मैं आपको, अगर आप किसी भी दो एंटिटी के अंदर या किसी भी दो जैसे ये फिनोमिना है, इनके अंदर आप अंतर याद करते हैं, जब भी दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए आप केवल एक के ही अंतर याद कीजिए, एक के ही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो याद कीजिए। अंतर कभी भी याद नहीं करना चाहिए। अंतर करने पर हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि पॉइंट जो है वो पहले वाले में था या दूसरे वाले में। लेकिन जब आप केवल एक की प्रॉपर्टी याद करते हैं तो क्या हो जाता है, दूसरा तो अपने आप उसका क्या होगा, रिवर्स ही होना है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी आप डिफरेंस याद करते हैं किसी दो प्रॉपर्टी के, किसी दो फिनोमिना के अंदर, तो हमेशा एक की ही प्रॉपर्टी जो है वो आप याद कीजिए, दूसरे वाली अपने आप उसका रिवर्स हो जाएगी। दोनों करने पर क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है अपन को कि इस वाले में था या सेकंड वाले में था। तो अपन इसके अंदर क्या देख लेते हैं, इसके अंदर अपन देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ। तो अधिशोषण और अवशोषण में अंतर देखते हैं। तो पहला डिफरेंस तो है वही जो मैंने आपको बताया था, एड्सॉर्प्शन क्या है, एक पृष्ठीय क्रिया है, यानी कि सरफेस फिनोमिना है, और एब्जॉर्प्शन क्या होगी, पूरी सतह पर फैलने वाली क्रिया है।
एब्जॉर्प्शन जो है अवशोषण जो है बल्क फॉर्म में होती है और स्थूल होती है, ठीक है। और अधिशोषण के अंदर क्या है, सतह पर अधिक सांद्रता होती है और अवशोषण में पूरे पर समान सांद्रता होती है। और सॉर्प्शन में क्या मैंने क्या बताया, शोषण के अंदर उसमें सरफेस पर भी बहुत ज़्यादा सांद्रता होगी और सतह पर अंदर की तरफ भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा सांद्रता होगी, यानी कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों का मिक्स होगा। उसके बाद है अधिशोषण में साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है और अवशोषण में साम्य धीरे धीरे स्थापित होता है। अधिशोषण में है सिलिका जेल इसके एग्जाम्पल है, जैसे सिलिका जेल पर जल वाष्प का अधिशोषण होता है, यानी केवल सरफेस तक ही जल वाष्प जा पाती है। और अवशोषण के अंदर क्या है, जैसे NaCl के ऊपर जल वाष्प, तो NaCl जैसे पानी, जैसे कोई भी नमक का आपके पास ठोस वो है, क्यूब है आपके पास नमक का, तो उसके ऊपर अगर अपन जलवाष्प डालते हैं तो वो पानी जो है वो अंदर तक जाता है। लेकिन अगर सिलिका जेल है आपके पास, उसके ऊपर अपन जलवाष्प डालते हैं तो केवल सरफेस तक ही उसकी कंसंट्रेशन रहती है। अदर एग्जाम्पल है अधिशोषण के, जैसे अमोनिया और चारकोल पर अगर अपन अमोनिया डालते हैं तो। और अधिशोषण का इसमें है वाटर और अमोनिया। शोषण का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, सॉर्प्शन का एग्जाम्पल है जियोलाइट द्वारा गैसों का संग्रहण, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स अवशोषण और अधिशोषण के। इसके बाद अपन देखते हैं कि किस तरीके से इनके ये फिनोमिना जो है वो काम करती है। तो पहला है अधिशोषक, एड्सॉर्बेंट, जो अधिशोषित करता है, यानी जिसकी सरफेस पर कोई पदार्थ डालते हैं और वो उसका अधिशोषण करता है, वो क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है या एड्सॉर्बेंट कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे चारकोल, सिलिका जेल, बाकी मेटल्स जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम आदि। फिर आता है एड्सॉर्बेट, यानी अधिशोष्य, जो अधिशोषित होता है, वो पदार्थ जो अपन किसी के ऊपर सरफेस के ऊपर डालते हैं, जो अधिशोषित होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं या एड्सॉर्बेट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे गैसेस हैं, हीलियम, ऑक्सीजन, नियॉन, SO2, अमोनिया इत्यादि। गैसेस हो सकती हैं या फिर ये क्या हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड, ठोसों द्वारा गैसों का अधिशोषण। ये दिया था शील नामक वैज्ञानिक ने, अपने इसमें विचार दिए थे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो प्रभावित करते हैं अधिशोषण को। तो फर्स्ट है एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट की प्रवृत्ति। आसानी से अधिक द्रवित होने वाली गैसें जो होती है वो अधिक अधिशोषित होती है। इजीली जो लिक्विफाई हो जाती हैं गैसेस जो, वो क्या होती हैं, वो अधिक अधिशोषित होती हैं किसी भी सरफेस पर। एग्जाम्पल है जैसे SO2, अमोनिया, HCl और CO2। और कम जो है कम द्रवित होने वाली गैसेस होती है वो कम अधिशोषित होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। फिर है सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज़्यादा उसमें पोर्स प्रेजेंट होंगे और उतना ही ज़्यादा उसमें एड्सॉर्प्शन होगा। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस होगा उतने ही ज़्यादा उसमें पोर्स प्रेजेंट होंगे, छिद्र होंगे, और उतना ही ज़्यादा उसमें अधिशोषण होगा। फिर नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में है जैसे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, तो इसके अंदर एड्सॉर्प्शन जो होता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ये बढ़ता है। एड्सॉर्प्शन क्या होती है, एक तरीके की एड्सॉर्प्शन जो होता है वो एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी बाहर निकलती है। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड साइड में होती है, यानी कि एड्सॉर्प्शन जो है वो आपके कम हो जाएगा। और दाब का प्रभाव प्रेशर से क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, वो ज़्यादा उस सरफेस पर क्या कर लेगा, अधिशोषण कर लेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर तो क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन के रेसिप्रोकल हो गया, और ताप बढ़ाने पर क्या हो गया, आपके एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। फिर दो चीज़ें आती है आपके, फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसमें थोड़ा सा आपके डिफरेंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये देख लीजिए। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, यानी कि भौतिक
अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है? तो भौतिक अधिशोषण के अंदर होता है कि वॉन-डेर-वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं और केमिकल एड्जॉर्प्शन में होता है आपके रासायनिक बल प्रेजेंट होते हैं, केमिकल फोर्सेस इसके अंदर काम करते हैं। भौतिक अधिशोषण जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। यानी अगर अपन जैसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन है और उसमें अधिशोषण हो रहा है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, वापस वैसा का वैसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, वापस पहले वाली अवस्था में उसे ला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर ये मल्टीलेयर होता है, कम ताप पर होता है ये और अधिक दाब पर होता है। इसी के बिल्कुल रिवर्स है, जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है ये मोनोलेयर होता है, यानी केवल एक ही लेयर बन पाती है एड्जॉर्बेंट की एड्जॉर्बेट के ऊपर। ठीक है। उसके बाद ये उच्च ताप और कम दाब पर होता है। फिर है फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो नहीं पाई जाती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी पाई जाती है। एग्जाम्पल है फिजिकल के चारकोल द्वारा हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन का एड्जॉर्प्शन या फिर माइका पर नाइट्रोजन का एड्जॉर्प्शन। इसी तरीके से केमिकल का एग्जाम्पल है जैसे टंगस्टन पर ऑक्सीजन का एड्जॉर्प्शन और निकल पर हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन, जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार रिएक्शन होने के बाद दोबारा उसे पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी कि एड्जॉर्प्शन अपने कहाँ कहाँ काम आता है। तो इसके अंदर है कि सिंपल पॉइंट्स है, आप देख लीजिए फटाफट। सक्रिय चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल किसी नली में उच्च निर्वात उत्पन्न करने में उपयोगी होता है। अब निर्वात किस तरीके से उत्पन्न किया जाता है, कोई भी नली है या फिर वेसल है, अगर अपन उसमें जैसे पहले नली को वॉश किया गया है ताकि अपन उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकें। ठीक है। तो उस वेसल को वॉश करने पर क्या होता है, उस पर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स उसके अंदर रह जाती है और पतली होने की वजह से वो अंदर तक सूख नहीं पाती है। तो अपन अगर उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होगा, थोड़े से रिजल्ट्स में जो है वो त्रुटि आ सकती है, एरर आ सकती है। तो उसके अंदर क्या करते हैं अपन, सक्रिय चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल अपन उसके अंदर डालते हैं और ये चारकोल क्या करता है, वेपर को, वाटर वेपर को क्या कर लेता है, ये एड्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि क्या होता है, वो चारकोल वाली जो नली है, जो वेसल है जिसमें अपन एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जिससे कि अपन अच्छे से उसमें एक्सपेरिमेंट से अच्छे रिजल्ट अपन को मिल सकते हैं। तो ये अधिशोषण का ही एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है सक्रिय चारकोल को गैस मास्क के रूप में भी काम में लिया जाता है। ये विषैली गैसों का क्या कर लेता है, अधिशोषण कर लेता है और अपने तक नहीं पहुंचने देता है। नेक्स्ट है जंतु चारकोल। एनिमल चारकोल जो है ये शक्कर का रंग अधिशोषित करके उसे रंगहीन बना देता है। नेक्स्ट है सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना जेल। ये है कमरे की नमी को सोखने के काम आता है। नेक्स्ट है विषमांग उत्प्रेरण या फिर हेट्रोजेनस कैटालाइसिस, जैसे कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और ये किसकी ये जो आयरन है इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है, कैटलिस्ट का कार्य करता है, जिससे कि कैटलिस्ट का कार्य करने से क्या होता है, जिससे कि ये एक अधिशोषण का ही क्या है, टाइप है। अधिशोषण मेटल इसके अंदर जो है आयरन की क्या करता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अधिशोषण करता है अपने सरफेस पर, और ये एक तरीके से केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है जिससे कि अपन को अमोनिया प्राप्त होती है। 6 पॉइंट है क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस के अंदर क्या होता है, यौगिकों की पहचान की जाती है और उनका पृथक्करण किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी है आपकी एक पृथक्करण आपके टेक्निक है, जिससे कि क्या किया जाता है, इसमें एक ग्लास प्लेट तैयार की जाती है या फिर इसके अलग से पतले पतले स्ट्रिप्स आते हैं क्रोमेटोग्राफी के। तो उसके अंदर क्या होता है, एड्जॉर्प्शन वाली फिनोमिना के द्वारा ही क्या होते हैं,
यौगिकों को अलग किया जाता है और ये क्या करते हैं, एड्सॉर्ब करके उनको इनके ऊपर एक ग्लास वास होता है जिसके अंदर की इनको लटका दिया जाता है। नीचे होता है सॉल्यूशन जिसमें कई सारे यौगिक होते हैं जिनको अपन को पृथक करना होता है। तो जिससे क्या होता है कि इनका जो लास्ट जो सिरा है, आखिरी सिरा है, इनकी जो स्ट्रिप्स होती है क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप्स, इनका जो लास्ट सिरा है वो उस सॉल्यूशन के अंदर डूबा रहता है, जिससे कि धीरे धीरे एड्सॉर्प्शन के द्वारा ये जो यौगिक हैं ये उसके ऊपर एड्सॉर्ब होते रहते हैं और अपने जो है केमिकल इनका जो एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ऊंचाइयों पर वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं उनको अलग अलग रंजकों से क्या करते हैं, उन्हें ज्ञात करके अलग अलग कलर द्वारा या फिर अलग अलग उनके टेस्ट द्वारा उनको क्या कर लिया जाता है, उन्हें पृथक कर लिया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस भी किस पर बेस्ड है, अधिशोषण या फिर एड्सॉर्प्शन पर आधारित है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, डिटर्जेंट, पेंट और लुब्रिकेंट। ये भी क्या होते हैं, एड्सॉर्प्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट है डाइज यानी कि रंजक, जैसे कि इओसिन, ये क्या करते हैं, इंडिकेटर के रूप में काम आते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम और वनस्पति तेलों के शुद्धिकरण में सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है रिफाइनिंग के अंदर इनकी। तो ये था आपके एड्सॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण, जो कि क्या होती है, एक तरीके से सरफेस फिनोमिना होती है। इसमें अपन ने देखा एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण, अवशोषण और शोषण के अंदर अंतर देखे अपन ने। उसके बाद अपन ने देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अधिशोषण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट की प्रवृत्ति, सरफेस एरिया, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या क्या है। फिर अपन ने देखा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद अपन ने देखे एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन की थ्योरम्स। थैंक यू।